Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you will be fine. Today we are going to study about sources of organic compounds and destructive distillation of coal. First I will start from the sources of the organic compounds. In introduction we have already read about the organic compounds. Organic mean life. All the compounds that are basically related to the living organisms. Life mean living organisms. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से जो हम ऑब्टेन करते हैं कंपाउंड्स को, हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली आर द हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. Organic compounds are the basically hydrocarbons, mean they are made up of carbon and hydrogen, and their derivatives are present. So these are organic compounds. Organic word mean life. लाइफ मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी और कंपाउंड्स जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि हमारे पास दो तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उनसे जितने भी हम ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं जो हम ऑब्टेन करते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं. तो बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं और प्लांट्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. यानी कि हम इन दो चीज़ों से, इन दो ऑर्गेनिज्म से, एनिमल्स और प्लांट्स से जो है हम बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. यही हमारे पास सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हासिल कर सकते हैं. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द एनिमल्स में बेसिकली हमारे पास दो सोर्सेज आती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की. द फर्स्ट वन इज़ प्रोटीन एंड द सेकेंड वन इज़ फैट्स और ऑयल. ठीक है, जितने भी फैट्स हैं और ऑयल हैं ये हमें बेसिकली एनिमल से मिलते हैं. सो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन और फैट्स बेसिकली क्या हैं, ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के. तो बेसिकली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स. सो ये एनिमल्स के बेसिक एनिमल्स जो हैं इनके सोर्स हैं. प्रोटीन्स जैसे कि हम कहते हैं एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स का जो है ये हम मीट खाते हैं, गोश्त खाते हैं. और इसके अलावा जो फैट्स और ऑयल्स होते हैं ये सारे के सारे जो है वो हमें एनिमल्स से मिलते हैं. इस तरह अगर हम प्लांट्स की बात करें तो दो तरह के हमारे पास जो प्लांट्स हैं वो सोर्सेज हैं. एक है हमारे पास जो है लिविंग प्लांट्स हैं और हमारे पास दूसरे हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं. दो तरह के हमारे पास प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं और लिविंग प्लांट्स हैं. ये दोनों प्लांट्स जो हैं बेसिकली ये हमारे पास सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर बेसिकली एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम इनको नेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन करते हैं. और बेसिकली अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो लिविंग प्लांट्स में से हमें मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स. तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन जितने भी हैं. कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली हम लोग वीट खाते हैं, गंदम खाते हैं. इसके अलावा जो प्रोटीन्स हैं, पल्सीज जो प्लांट्स हैं, पल्सीज और बीन्स वगैरह. इसके अलावा पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल. विटामिन बेसिकली डिफरेंट किस्म के जो फ्रूट्स आते हैं, जैसे एप्पल में मैलिक एसिड मौजूद है. ठीक है, इसी तरह और बहुत सारे जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं उनमें सिट्रिक एसिड मौजूद है. तो ये सारे के सारे जो बेसिकली विटामिन हैं जिसमें स्कॉर्बिक एसिड होता है, विटामिन सी जिसे हम कहते हैं. विटामिन सी जो है बेसिकली एक विटामिन है. तो बेसिकली जितने भी लिविंग प्लांट्स हैं दे आर ऑल बेसिकली द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हमारे पास आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स और विटामिन. इसके अलावा जो हमारे पास डेड प्लांट्स हैं वो उनमें हमारे पास आ जाती हैं तीन किस्म की जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड. डेड प्लांट से हमें तीन तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं. दे आर प्योरली बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. सो इनको हम तीनों को ओवरऑल कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. बेसिकली इनको हम फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. और फॉसिल्स इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये डेड प्लांट्स से बनते हैं. ठीक है, तो इनके जो फॉसिल्स हमें मिलते हैं, डेड प्लांट्स के जो फॉसिल्स होते हैं उनके जो है ऊपर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है बैक्टीरियाज का, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड प्लांट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं इनटू कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस. तो ये ज़मीन अर्थ की जो क्रस्ट है उस बेसिकली हम ज़मीन के नीचे से ही इनको निकालते हैं. ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि ये डेड प्लांट्स हैं, उनकी बायोकेमिकल प्रोसेस से ये तीन किस्म के जो हमें फॉसिल मिलते हैं इनको हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं. डेट्स वाई दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बेसिकली एनिमल्स एंड प्लांट्स आर collectively basically sources of organic compounds. Now we will talk about coal in detail.
ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट कोल। कोल जिसे हम उर्दू में कोयला कहते हैं, ठीक है। ये कैसे बनता है? बेसिकली हमने अभी पढ़ा कि डेड प्लांट्स जो हैं उनसे जो हमें फॉसिल फ्यूल मिलता है, द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड कोल। तो कोल है बेसिकली, अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और इसके अलावा इसमें बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होते हैं, और जो बाकी इसके अलावा जो नाइट्रोजन और सल्फ़र हैं वो थोड़े कम अमाउंट में इसमें मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और सल्फ़र के भी कुछ ट्रेसेस मौजूद होते हैं, कुछ थोड़ी अमाउंट में ये मौजूद होते हैं। तो ये बेसिकली इनका एक कंप्लीट ये मिक्सचर है जिसे हम क्या नाम देते हैं? कोल कहते हैं। ये बेसिकली कोल जो है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर कार्बन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है। तो ब्लैक कलर की जो उसकी जो नेचर है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किस तरह से जो डेड प्लांट्स हैं वो कोल में चेंज होते हैं, हम कहते हैं कि बेसिकली जो डेड प्लांट्स हैं जब उनकी डेथ हो जाती है, जो प्लांट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है वो ज़मीन पर गिरते हैं। तो जब ज़मीन पर गिरते हैं तो क्या होगा कि बहुत सारे जो है स्टॉर्म्स आते हैं, तूफ़ान आते हैं, और जो है मिट्टी जो है वो ऐड अप होना शुरू हो जाती है जो है सॉइल के ऊपर। तो डिफरेंट लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर ये गिरते हैं। तो उस सरफेस के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा स्टॉर्म्स, आंधी आती है, तूफान आते हैं, चट्टानें जो हैं वो ऐड अप होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये जो डेड प्लांट्स हैं वो ज़मीन के अंदर जो है वो दफन होना शुरू हो जाते हैं। ज़मीन के अंदर जो है वो उनकी तह जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब जैसे जैसे वो ज़मीन के नीचे जाते जाएंगे जो है, आपको पता है कि जैसे ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, तो हाई टेम्परेचर की वजह से जैसे जैसे वो ज़मीन के ऊपर जो है वो डिफरेंट सॉइल की जो लेयर्स हैं, मिनरल्स की, डिफरेंट रॉक्स की, चट्टानों की और डिफरेंट स्टॉर्म्स की जो है लेयर एड अप होती जाती है, तो वो डेड प्लांट्स नीचे जाना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर क्रिएट होता है। और उसमें बैक्टीरिया जो है बेसिकली मेन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि तीन चीज़ें हैं, रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले है कि हाई टेम्परेचर, प्रेशर, और बैक्टीरिया की वजह से बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो डेड प्लांट्स चेंज हो जाते हैं कोल में, जिसे हम क्या नाम देते हैं? कोयला। नाउ क्वेश्चन इज कि बेसिकली डेड प्लांट्स का कौन से पार्ट्स हैं जो हैं इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल। सो यू मस्ट कीप इट इन माइंड दैट कोल की जो वुड वाला पार्ट है, जो वुड प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स होते हैं उनकी जो लकड़ी होती है, जो वुड वाला पार्ट होता है वो बेसिकली कन्वर्ट होता है इनटू कोल। और बेसिकली जो वुड है, वुड का कोल में चेंज होना, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। बेसिकली कार्बन जो है वो एडअप होना शुरू होती है, मज़ीद कार्बन जो है वो एडअप होना शुरू हो जाती है, और वो जो है वो किस में चेंज होना शुरू हो जाता है? कोल में। तो हम कहते हैं कार्बनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल। लकड़ी से कोयला बनने का जो अमल है दैट इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन, जिसमें कार्बन जो है वो उसके कंटेंट जो है वो बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और बायोकेमिकल प्रोसेस होगा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, वो वुड जो है वो चेंज हो जाएगी कोल में। वुड के अंदर बेसिकली कितनी % कार्बन होती है? 40% कार्बन होती है। जो कि डेड प्लांट्स हैं स्टार्ट में उनमें वुड के अंदर कितनी % कार्बन होती है? 40% कार्बन होती है। और बायोकेमिकल प्रोसेस जिसे हम कार्बनाइजेशन कहते हैं, उस कार्बनाइजेशन की वजह से उसके अंदर मज़ीद जो कार्बन है उसके कंटेंट बढ़ते जाते हैं, 60%, 70%, यानी कि कार्बन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी। और कार्बन की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से उसके कार्बन के कंटेंट पर डिपेंड करने की वजह से जो है कोल की 4 तरह की टाइप्स बनती हैं। 4 तरह की टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द कार्बन इन देयर बेसिकली इन द स्ट्रक्चर। तो अगर हम बात करें कि ये जो डेड प्लांट्स हैं ज़मीन के अंदर जो है दफन होना शुरू हो जाती हैं, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से उनके अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, और वो बेसिकली डेड प्लांट्स चेंज हो जाते हैं कोल में। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है या कुछ सालों का प्रोसेस नहीं है, इट रिक्वायर्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि अगर हम आज के साल में जो कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट कंडीशन में, वो आज जो है वो कुछ सालों में नहीं बना, वो मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर थे, वो बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स उसको लगे, लाखों साल लगे, तब जाके वो डेड प्लांट्स जो है वो कोल में चेंज हुआ। सो यू मस्ट कीप इन माइंड कि इन ऐसे जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हैं, इनको बनने में बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स रिक्वायर हैं। सो हमें इन्हें केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारे पास रिसोर्सेज की जो है वो कमी ना हो। डेड प्लांट्स का कोल में कन्वर्ट होना, बेसिकली वुड जो है वो कोल में चेंज होती है, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन। और उस कार्बनाइजेशन में सबसे पहले जो है 40% से 60%, 70, 80, 90% जो है कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है, और उसी वजह से जो है कोल की 4 टाइप्स बनती हैं, और उन 4 टाइप्स को अब हम डिस्कस करते हैं।
द फर्स्ट टाइप ऑफ कोल इज़ कॉल्ड पीट। पीट के अंदर जो है बेसिकली 60% जो है वो कार्बन होती है, यानी कि हमारे पास सबसे पहले वुड थी, वुड के अंदर 40% कार्बन थी, और कार्बनाइजेशन का प्रोसेस हुआ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे बायोकेमिकल प्रोसेस हुआ, तो वो कार्बन का जो कंटेंट है 60% में चेंज हो गया, और उससे पहले क्या बनी, पीट। उस कोल को हम क्या नाम देते हैं, पीट को। और ये हम बेसिकली ये लो क्वालिटी का कोल है, क्योंकि इसके अंदर कार्बन के कंटेंट जो है वो कम होते हैं। 60% कार्बन होता है, बाकी जो 40% है उसके अंदर कोई मॉइस्चर मौजूद हो सकता है, इसके अलावा वोलाटाइल कंपाउंड्स हो सकते हैं, इम्प्यूरिटीज़ मौजूद होती हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि सबसे पहले जो पहली क्वालिटी का जो कोल बनता है दैट इज़ कॉल्ड पीट, 60% है। ये किलन में हम यूज़ करते हैं, फर्नेस यानी कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल लेवल में जो है चूल्हे में जो है वो अवन बने होते हैं उनके, और उन अवन में एज अ फ्यूल जो है वो हम इसको पीट को यूज़ करते हैं। अगर मज़ीद कार्बन कंटेंट, अगर मज़ीद ये कार्बनाइजेशन इसके प्रोसेस हो, मज़ीद ये कंटिन्यू होता रहे, मिलियंस ऑफ ईयर्स इसको रिक्वायर हैं, तो क्या होगा, 70% जो है वो कार्बन कंटेंट चेंज हो जाता है, 60 से 70% आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लिग्नाइट। सेकेंड टाइप का जो कोल बनता है उसे हम क्या नाम देते हैं, लिग्नाइट का। लिग्नाइट जो है ये बेसिकली ये एक सॉफ्ट कोल होता है, और ये थर्मल पावर स्टेशन में, जहाँ पे हम थर्मल पावर स्टेशन में जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे हम इस कोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। और अगर मज़ीद ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूस रहता, तो 70% से जब 80% जो है वो कार्बन कंटेंट होगा, यानी अगर यहाँ पे 70% है तो 30% जो बाकी हैं वो इसमें इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं, 80% इसमें कार्बन मौजूद है, बाकी 20% इसमें मॉइस्चर और डिफरेंट किस्म के वोलाटाइल कंपाउंड्स और इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं। अब ये 80% है, इसका हम नाम देते हैं बिट्यूमिनस कोल। कोल दैट कंटेन 80% ऑफ कार्बन कंटेंट इज़ कॉल्ड बिट्यूमिनस। और ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं, ये एक जो हम घरेलू इस्तेमाल में जो हम कोल इस्तेमाल करते हैं, जैसे बारबेक्यू वगैरह करना हो तो हम लोग उसमें इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, बिट्यूमिनस। अगर मज़ीद इसमें कार्बनाइजेशन हो तो इसमें 90% कार्बन कंटेंट होता है, और बाकी 10% इसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये सुपीरियर किस्म का कोल है, जिसमें इसको हम कहते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कंटेन बेसिकली 90% ऑफ द कोल। सो क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कंटेन मिनिमम और द लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ द कार्बन, दैट इज़ द पीट। और ये सबसे लो क्वालिटी का और सबसे हाई क्वालिटी का क्या है, एंथ्रासाइट, जिसमें 90% जो है वो कार्बन के कंटेंट मौजूद है, और बाकी 10% इसमें इम्प्यूरिटीज़ मौजूद है। और ये बेसिकली हम इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ द कोल। तो इसकी कार्बनाइजेशन के वजह से इनके कंटेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सी जो कोल बन रही है। कार्बन अगर 60% हो तो पीट, 70% लिग्नाइट, 80% बिट्यूमिनस एंड 90% बेसिकली क्या है, एंथ्रासाइट। अब हमने बात की इनमें कार्बन कंटेंट जितने मौजूद हैं, बाकी इनके साथ इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें एंथ्रासाइट की कि 90% कार्बन है, तो बाकी 10% जो है वो क्या है, इम्प्यूरिटीज़ मौजूद हैं। तो इम्प्यूरिटीज़ से इनको सेपरेट करना हो तो हम इनकी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, इट डजंट मीन कि हम यहाँ पे कोल को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि इसमें मतलब इसका है कि हम हाई टेम्परेचर पे जो है कोल के अंदर जो मौजूद इम्प्यूरिटीज़ हैं, जो अदर हाइड्रोकार्बन्स हैं, डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, उनको सेपरेट करते हैं। बेसिकली कोल के कार्बन के कंटेंट को सेपरेट करते हैं, और डिफरेंट को जिसमें मॉइस्चर और डिफरेंट जो कंटेंट्स हैं, इम्प्यूरिटीज़ हैं, उनको सेपरेट करते हैं एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पे हमें 2 चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, एक है हमारे पास टेम्परेचर का हाई होना, ठीक है, और सेकंड कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास कि ये है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये डिस्टिलेशन करते हैं, और कोल के अंदर मौजूद जो इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको सेपरेट करते हैं, और कार्बन के जो कंटेंट होते हैं कोल के प्योर वो सेपरेट होते हैं, और बाकी जो इसमें वोलाटाइल कंपाउंड्स गैस के कंटेंट हैं वो सेपरेट होते हैं। ठीक है, नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसके लिए होती है, आदर ये सॉलिड कंपाउंड्स की हम करते हैं या लिक्विड कंपाउंड्स के लिए करते हैं। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी सॉलिड कंपाउंड्स हैं, अगर आप उनकी इम्प्यूरिटीज़ को सेपरेट करना चाहते हो तो आप इनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करेंगे। और अगर हमारे पास कोई लिक्विड है, जैसे कि हमारे पास अगर हम ज़मीन से कोई लिक्विड ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है,
तो पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। तो लिक्विड्स की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उनको बॉइलिंग पॉइंट्स की बेस पर सेपरेट करते हैं, और जो सॉलिड कंपाउंड्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि उनको हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट किया जाता है। तो हीटिंग ऑफ कोल बेसिकली यहाँ पे हम करेंगे, हीटिंग ऑफ कोल एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के हाइड्रोकार्बन्स को सेपरेट करेंगे और उन हाइड्रोकार्बन्स को हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन जो हम कोल ऑब्टेन करते हैं ज़मीन के नीचे से, जो पीट है, लिग्नाइट है, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट है, इनकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हम दूसरे किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को ऑब्टेन करते हैं और उनको हम इंडस्ट्रियल लेवल में यूज़ करते हैं। Heating of coal at high temperature in the absence of oxygen is called destructive distillation. और क्वेश्चन इज कि why we don't use oxygen, यहाँ पे हम ऑक्सीजन को यूज़ क्यों नहीं करते, ठीक है। तो आपने याद रखना है क्योंकि हम ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई रखते हैं। हाई टेम्परेचर पे अगर हम वहाँ पे ऑक्सीजन पास कराएंगे तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होंगे वो हवा के साथ रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और वो जलना शुरू हो जाएगा, और हमने इसी का नाम रखा हुआ है कंबशन, ठीक है। तो हमें कंबशन नहीं यहाँ पे करवानी, हमें जो जितने भी इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं वो हमें एज इट इज़ हमें उनको सेपरेट करना है। ये नहीं कि हम उनको दूसरी किसी कंबशन करवा के किसी अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन पास नहीं करेंगे, वहाँ पे हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर पे उनको हीट करेंगे, क्योंकि अगर हम क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट मौजूद होते हैं, तो कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है। तो हमें डिफरेंट किस्म के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे हम ऑक्सीजन यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फनल है, इसके अंदर कोल मौजूद है, ठीक है। इसको हम बेसिकली सील करेंगे, कॉक लगा के इसको हम सील करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी ऑक्सीजन मौजूद ना हो। यहाँ पे हम फनल लगाएंगे, ठीक है, ट्यूब लगाएंगे और बेसिकली यहाँ पे हम उनको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली कोल है, इसको हम क्या करेंगे, हाई टेम्परेचर पे क्या करेंगे, हीट करेंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमने सप्लाई नहीं की। तो जैसे जैसे हम हीट करते जाएंगे तो कोल के अंदर जो डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसमें 30%, 40% और 10% जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेपरेट होकर यहाँ पर दूसरी साइड पर आना शुरू हो जाएंगी। तो जो गैस फॉर्म में होंगी इम्प्योरिटीज़ वो हमेशा ऊपर वाली साइड पर रहेंगी, और जो वाटर वाली साइड, वाटर के साथ मिक्सचर जिनका होगा, वो मॉइस्चर जिसको हम कहेंगे, वो इस साइड पे रहेगा। और जो लिक्विड साइड है जिसमें हम कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक सेपरेट एक कंपाउंड आता है जिसे हम कोल तार कहते हैं, वो हमें सेपरेट हुआ मिलता है। तो बेसिकली जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमें मज़ीद 4 प्रोडक्ट्स मिलती हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड कोल गैस, हमें यहाँ पे कोल गैस मिलती है। कोल के अंदर जो हम हाई टेम्परेचर पे जब हीट करते हैं तो डिफरेंट किस्म के कंटेंट्स का हमें मिक्सचर मिलता है जिसे हम कोल गैस कहते हैं। ये लाइटर इन वेट होती है, इसलिए यहाँ पे इस लेवल पे इसको सेपरेट कर लिया जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस होती है, मीथेन गैस होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। कौन सी गैस मौजूद होती है, हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसमें एक कार्बन और एक कार्बन के साथ जो एक ऑक्सीजन अटैच होती है उसे हम कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। तो इन गैसेस का एक मिक्सचर हमें मिलता है जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कोल गैस। कोल गैस जो है बेसिकली इसको फिर बाद में जो है हम इसे हवा में जलाते हैं और बेसिकली हम इसे एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। गैस है तो हम इनको हवा में जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और फिर हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लेते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी कि हम कोल गैस को इंडस्ट्रीज़ में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो कंपाउंड हमें मिलता है डैट इज़ कॉल्ड अमोनिकल लिकर, उसका नाम है अमोनिकल लिकर। इसे अमोनिकल लिकर क्यों कहते हैं? बेसिकली अमोनिकल वर्ड है अमोनिया से, NH3। ये अमोनिकल लिकर हमें, ये लिक्विड हमें मिलता है, पानी में सोल्यूशन इसका मिलता है। अमोनिया को वाटर में, अमोनिया का जो है वो पानी के अंदर डिजोल्व हुआ सोल्यूशन मिलते हैं, उसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड अमोनिकल लिकर। तो यहाँ पे इस लेवल पे आके जो है वो हमें अमोनिकल लिकर जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो यानी कि हमें कार्बन के कंटेंट के अलावा हमें कोल गैस मिलती है और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से, इसके अलावा हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से अमोनिकल लिकर बनाते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसे अमोनिकल लिकर कहते हैं क्योंकि इसका पानी के अंदर सोल्यूशन मौजूद होता है और इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में। नाउ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम अमोनियम सल्फेट बनाने में यूज़ करते हैं, जो कि है इंडस्ट्रियल फर्टिलाइजर। तो हम फर्टिलाइजर्स बनाने में इसको यूज़ कर लेते हैं, इसको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं और अमोनिकल लिकर को फर्टिलाइजर्स बनाने का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमें थर्ड कंपाउंड मिलता है डैट इज़ कॉल्ड कोल तार। ये एक लिक्विड होता है, ये कोई गैस नहीं है, ना ही ये कोई पानी में इसका सोल्यूशन होता है, बल्कि ये एक लिक्विड होता है
लिक्विड होता है, और ये बेसिकली सॉलिड किस्म का ये लिक्विड, थिक किस्म का लिक्विड होता है। और इसमें कितने इसमें 200 से भी ज़्यादा, मोर देन 200 इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं एरोमेटिक हाइड्रो कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक हमने पढ़ा हुआ है, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद होती है। तो इसका मतलब ये कि कोल tar जो है ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, और इसकी ये जब हमें मिलता है, इसकी अगेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की जाती है, और इससे हमें मज़ीद 200 कंपाउंड्स मिलते हैं जो कि एरोमेटिक होते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाती है बेंजीन की, फिनोल, टोलोइन, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो इसमें कोल tar में पाए जाते हैं। ये ठीक है। और इसके अलावा बेसिकली जो है, और बाकी जब कोल tar की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स के अलावा बाद हमें एक और इसका जो रेजिड्यू बचता है उसे हम कहते हैं पिच। आप जो हम सड़कों पे जो सड़क बनाते हैं तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का जो लिक्विड है वो डाला जाता है, उसको हम पिच कहते हैं। पिच जो है वो छतों और बेसिकली रूफ्स और जो बेसिकली जो है रोड्स हैं उनकी सरफेस को जो है हमवार करने के लिए, ठीक है, सेटल करने के लिए जो हम ब्लैक कलर का लिक्विड बिछाते हैं उनके ऊपर, उसको हम पिच कहते हैं। तो पिच हमें किससे मिलता है? कोल tar की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। इज दैट क्लियर? कि अब आपको पता चल गया कि ये पिच बेसिकली हमें कहाँ से मिलती है। इसके अलावा जो है फोर्थ कंपाउंड है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कोक। जब बेसिकली कोक जो है 98% इसमें कार्बन होती है, यानी कि जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर लेते हैं तो हमें एंड पे जो रेजिड्यू बचता है 90, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, गैसेस, और इनके निकलने के बाद जो मेन रेजिड्यू बच जाता है जो कि प्योर कार्बन होती है, 98% कार्बन होती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? कोक। ये कोक पीने वाली कोक नहीं है। तो बेसिकली ये कोक जो होती है वो 98% कार्बन होती है। इसका कलर ब्लैक होता है ड्यू टू द हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। और जब हम इसको जब कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो एंड प्रोसेस बच जाता है, जो रेजिड्यू हमारे पास बच जाता है, उसमें जो रेजिड्यू यानी कि बेसिकली कोल है, इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के बाद जो नीचे यहाँ पे रेजिड्यू बच जाएगा वो सारा का सारा कार्बन कंटेंट होगा, और उसको हम नाम देते हैं कोक का। ठीक है, ये एक सॉलिड वेस्ट होता है जिसके अंदर बाकी सेपरेट कंपाउंड होते हैं। अब इसमें बेसिकली जो है इसको हम फ्यूल के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। ठीक है, ज़मीन के नीचे से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और इसके अलावा फ्यूल्स के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्योर किस्म की कार्बन होती है। तो इसका मतलब ये कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हाई कंटेंट कार्बन वाला जो कंपाउंड रेजिड्यू बचता है सॉलिड वेस्ट, उसे हम कोक कहते हैं, और बाकी जो कंपाउंड्स बचते हैं उनमें कोल गैस आती है, अमोनियम लिकर, कोल tar, और कोल tar की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से पिच बनती है, जिसको हम रूफ्स और जो हमारे पास रोड्स हैं उनकी सरफेस को हमवार करने के लिए, एक जैसा करने के लिए, सेटल डाउन करने के लिए हम पिच उसके ऊपर बिछाते हैं, और जो लास्ट हमारे पास रेजिड्यू बचता है वो है कोक। ठीक है, आई होप ये जो कंसेप्ट जो है वो अब आपको क्लियर हो गया डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का। Okay guys, now we will talk about the second fossil fuel, that is the petroleum. Petroleum basically it is basically a brownish, dark brownish greenish कलर का ये लिक्विड होता है, डार्क किस्म का ब्राउन ग्रीनिश लिक्विड होता है, जिसे हम ज़मीन से जो है वो ऑब्टेन करते हैं, निकालते हैं। पेट्रोलियम को अगर ऑब्जर्व करें तो पेट्रोलियम जो है ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, पेट्रा एंड ओलियम की 2 वर्ड्स का एक ये कॉम्बिनेशन है। पेट्रा मीन जो है रॉक है, और ओलियम का मतलब है ऑयल। तो इसे हम रॉक ऑयल भी कहते हैं, और इसके अलावा इसको हम मिनरल ऑयल भी कहते हैं, क्योंकि इसको हम बेसिकली इस तरह बेसिकली इसको हम रॉक ऑयल भी कह रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये बेसिकली रॉक्स से जो है वो नीचे उनकी ज़ेरे ज़मीन जो है वो पाया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? डार्क ब्राउनिश कलर का ये थिक लिक्विड होता है। ठीक है, ये 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, पेट्रा मीन रॉक और ओलियम मीन ऑयल, जिसे हम ओवरऑल कहते हैं रॉक ऑयल। और अगर हम इसे देखें इसकी केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो हैं और हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। सो इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पेट्रोलियम जो है, जिस तरह हमने कोल का पढ़ा के डेड प्लांट्स थे, ठीक है, उनकी जो वो ज़मीन में नीचे दफन होते गए, बरीड होते गए, और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से बैक्टीरिया की डीकम्पोजिशन हुई, का रिएक्शन हुआ, और बायोकेमिकल रिएक्शन से वो चेंज हो गए कोल में। इसी तरह जितने भी डेड एनिमल्स थे उनका क्या हुआ कि वो भी ज़मीन के अंदर नीचे बरीड होते गए। जैसे जैसे वो ज़मीन के नीचे जाते गए, वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से वो जो है डेड ऑर्गेनिजम्स थे, डेड एनिमल्स थे, उनकी डीकम्पोजिशन हुई, डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एनिमल्स।
बैक्टीरिया की वजह से जो डेड एनिमल्स थे उनकी डिकम्पोजिशन हुई और हाई टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चेंज हो गए पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में चेंज हो गए। तो बेसिकली ये नेचुरल गैस जो आज हम यूज़ करते हैं और पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, ये बेसिकली हमें ये मिला इनके डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो बेसिकली ये इनके जो बाकियात होते हैं और जो ज़मीन में दफन हो जाते हैं उन पे बैक्टीरिया का जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू जो है वो चेंज हो जाते हैं पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। अब आपको क्लियर हो गया। अब जो हम ज़मीन से पेट्रोलियम निकालते हैं ये बेसिकली डार्क ब्राउनिश ग्रीनिश कलर का ये थिक लिक्विड होता है। इस पेट्रोलियम की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। मैंने आपको कोल वाली बताई डिस्टिलेशन, वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन थी जिसमें हम सॉलिड कंपाउंड को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमने लिक्विड को जो पेट्रोलियम है उसको हाई टेम्परेचर पे और इन पे जो है वो हम हीट करते हैं। तो दो रिएक्शन होते हैं। हाई टेम्परेचर पे हम इसको इवेपोरेट करते हैं, इवेपोरेशन के बाद उसकी सेकंड स्टेप होती है कंडेंसेशन। जितने भी वेपर्स होते हैं उनको कंडेंस करके उनको दोबारा लिक्विड में चेंज करके उनके जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको क्या किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो पेट्रोलियम से ही पेट्रोल निकलता है, डीजल ऑयल जितने भी हैं। ठीक है, तो ये सारी जो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है उनसे ये बनते हैं ये क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम बात करेंगे नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ठीक है, कुकिंग पर्पज़ में हम इनको यूज़ करते हैं और बेसिकली जो है ये भी इनका जो ओरिजिन है ये भी और पेट्रोलियम और कोल की तरह ही हुआ कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो थे वो ज़मीन के अंदर बरीड हो गए और बायोकेमिकल रिएक्शन से, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से जो है वो हाई टेम्परेचर और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो चेंज हो गए नेचुरल गैस में। अब अगर हम इसमें बात करें, इसमें भी है कि ये भी डेड एनिमल्स से जो है वो बनती है और इसमें और अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें इसको यूज़ की तो हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इनको कुकिंग पर्पस में भी घरों में यूज़ करते हैं। CNG जो है, CNG को भी हम पावर स्टेशन जो वहाँ पे यूज़ करते हैं। CNG का मतलब है सेंट्रल, CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गाड़ियों में जो है वो हम CNG जो है वो यूज़ करते हैं जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, ये फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है बेसिकली जो इस नेचुरल गैस से हम कार्बन ब्लैक निकालते हैं और इसके अलावा इसको हम फर्टिलाइजर्स बनाने में भी यूज़ करते हैं। इस दैट क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया कि ये जो हम फॉसिल फ्यूल्स है कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, ये किस तरह से इनका ओरिजिन हुआ और किस तरह से हम इनको सेपरेट करते हैं और इनकी बेसिकली डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, डिफरेंट किस्म के अदर जो हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम सेपरेट करके हम इन डिफरेंट हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में और इंडस्ट्रियल लेवल में एज अ फ्यूल इनको यूज़ करते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। आई होप जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है उनका कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।